Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं या जिस टॉपिक पर हम विचार करेंगे वह है केंद्रीय बलों के अधीन गति, या कहिएगा कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम केंद्रीय बल क्या होता है और उसे किस तरह परिभाषित किया जाता है इस विषय में बात करेंगे। उसके पश्चात केंद्रीय बलों के अधीन जो गति होती है वो हमेशा एक तल में होती है, ऐसा हम सिद्ध करेंगे। उसके साथ साथ केंद्रीय बल के अधीन कण की गति के समीकरण की स्थापना भी करेंगे और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम, इसके विषय में भी आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम केंद्रीय बल क्या होता है इसे परिभाषित करते हैं। तो ऐसा कोई भी बल जिसका परिमाण दूरी r पर निर्भर करता है तथा जिसकी क्रिया रेखा एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, केंद्रीय बल कहलाता है। और वह जो निश्चित बिंदु होता है जहाँ से उसकी क्रिया रेखा गुजरती है उसे हम बल का केंद्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल एवं कूलम्ब बल जो आप पिछले 12th और 10th इसमें भी पढ़ते हैं, इन बलों के बारे में। ये दोनों ही बल दोनों ही बल केंद्रीय प्रकृति के होते हैं या केंद्रीय बलों की श्रेणी में आते हैं। तो केंद्रीय बलों के अधीन गति हमेशा एक निश्चित तल में होती है। उपरोक्त कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम केंद्रीय बल को परिभाषित करेंगे। तो केंद्रीय बल कैपिटल F इजकल टू एफ आर यूनिट वेक्टर R। यहाँ पर एफ आर के ऊपर जो वेक्टर चिन्ह लगा हुआ है उसे आप हटा दीजिएगा। अपने नोट्स में इसमें थोड़ा करेक्शन करिएगा कि यहाँ पर इस वेक्टर चिन्ह की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर R बल F की दिशा को व्यक्त करता है। इसी तरह एफ आर के स्थिति सदिश यूनिट वेक्टर R के साथ यदि गुणनफल पर विचार किया जाए, सदिश गुणनफल पर विचार किया जाए, तो हमें सदिश गुणनफल इस तरह प्राप्त होगा, वेक्टर R क्रॉस एफ आर यूनिट वेक्टर R के। यहाँ पर भी इस वेक्टर चिन्ह को हटा दीजिएगा। अब क्योंकि वेक्टर R क्रॉस वह यूनिट वेक्टर R की दिशा एक ही है, इसलिए R क्रॉस एफ आर यूनिट वेक्टर R इजकल टू 0, इसे समीकरण 1 के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। या समीकरण 1 को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, वेक्टर R क्रॉस M d2 वेक्टर R ओवर dt स्क्वायर। यहाँ पर जो R पर आप वेक्टर का चिन्ह लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो m इंटू d2 वेक्टर R ओवर dt स्क्वायर तभी यह सदिश राशि बनेगी। तो यहाँ पर आप R चिन्ह लगाइएगा। यहाँ एफ आर यूनिट वेक्टर R की जगह m d2 R ओवर dt स्क्वायर, तो वेक्टर R ओवर dt स्क्वायर इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, करेक्शन कर लीजिएगा जो PDF कॉपी निकालेंगे। तो उपरोक्त समीकरण से m को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर R क्रॉस d2R वेक्टर R ओवर dt स्क्वायर। यहाँ पर भी चिन्ह लगाइएगा, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। यह समीकरण 2 हो सकती है। अब उपरोक्त समीकरण को पुनः हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, d ओवर dt वेक्टर R क्रॉस d वेक्टर R ओवर dt। या इसको यदि खोला जाए, मतलब इस क्वांटिटी को खोला जाए, तो ये होगी dr वेक्टर ओवर dt क्रॉस dr वेक्टर ओवर dt प्लस वेक्टर R क्रॉस d2 वेक्टर R ओवर dt स्क्वायर। यहाँ पर R पर जहाँ जहाँ चिन्ह नहीं है वेक्टर, वहाँ पर आप वेक्टर चिन्ह प्रतिस्थापित कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। या d ओवर dt R वेक्टर R क्रॉस dr वेक्टर ओवर dt इजकल टू R इंटू वेक्टर R इंटू d2 R वेक्टर ओवर dt स्क्वायर। यहाँ भी चिन्ह लगाइएगा वेक्टर का, क्योंकि वेक्टर dr ओवर dt इंटू वेक्टर dr ओवर dt इजकल टू 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही होती है।
इसलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश गुणनफल 0 आएगा। अब समीकरण, इसे समीकरण 3 कह सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से जो हम समीकरण को लिख सकते हैं वो निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि m इंटू डी ओवर डी टी वैक्टर r क्रॉस वेक्टर डी आर ओवर डी टी बराबर 0। यहाँ पर भी r के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाइए, जिससे d ओवर डी टी इंटू नहीं है, d ओवर डी टी ऑफ वेक्टर r क्रॉस m डी आर वेक्टर r ओवर डी टी इजकल टू 0, या d ओवर डी टी वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p इजकल टू 0, क्योंकि जो m इंटू डी आर वेक्टर ओवर डी टी जो है ये p के वेक्टर p के बराबर होगा, संवेग के बराबर होगा, जहाँ p इजकल टू m डी आर ओवर वेक्टर डी आर ओवर डी टी रेखीय संवेग है। तो अब r क्रॉस p जो होता है वे कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो इस उपरोक्त समीकरण को हम लिख सकते हैं डी जे वेक्टर ओवर डी टी इजकल टू 0, क्योंकि वेक्टर जे इजकल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p के, या उपरोक्त समीकरण से जे वेक्टर जे इजकल टू नियतांक समीकरण 4। तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि केंद्रीय बलों के अधीन गति करते हुए जो कण या पिंड की गति का तल परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि तल परिवर्तन का मतलब है क्योंकि जे हमेशा उस तल के लंबवत होता है, और जब जे नियतांक है इसका मतलब तल परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि तल परिवर्तन का मतलब है जे की दिशा का बदल जाना, और जे की दिशा का बदलने क्योंकि जे का नियतांक नहीं रहना। तो इस जे यदि नियतांक है तो जे तभी नियतांक होगा, वेक्टर जे तभी नियतांक होगा जब केंद्रीय बलों के अधीन गति करते हुए कण या पिंड की गति का तल परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि तल बदलते ही उसके लंब जो दिशा होगी वो भी परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब यदि परिमाण नियत भी बना रहता है तो वेक्टर की दिशा बदलने से भी वेक्टर बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति हमेशा एक निश्चित तल में होती है। उपरोक्त जो तथ्य है इसका हम दूसरी तरीके से भी वैकल्पिक विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं कि केंद्रीय बलों के अधीन गति करते हुए कण के लिए वेक्टर डी जे ओवर डी टी इजकल टू टॉ वेक्टर टॉ बलाघू। तो परंतु हम जानते हैं कि वेक्टर टॉ इजकल टू वेक्टर आर, यहाँ पर टॉ के ऊपर वेक्टर लगाइए तो वेक्टर टॉ इजकल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ की, या डी जे बाई डी टी इजकल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ की। अब क्योंकि केंद्रीय बलों के लिए वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर और वेक्टर एफ की दिशा समांतर होती है, इसलिए वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इजकल टू 0, जिससे वेक्टर डी जे बाई डी टी इजकल टू 0 या जे इजकल टू नियतांक यह तभी संभव है जब केंद्रीय बलों के अधीन गति एक निश्चित तल में होती है। अब केंद्रीय बल के अधीन कण की गति के समीकरण, माना केंद्रीय बल के अधीन गतिशील m द्रव्यमान के कण के कार्तीय निर्देशांक xy तथा ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा हो, तो निम्न समीकरण से x इजकल टू आर कोस थीटा समीकरण 1, y इजकल टू आर सिन थीटा समीकरण 2। समीकरण 1 का t के सापेक्ष यदि अवकलन किया जाए तो हमें dx बाई डी टी इजकल टू कॉस थीटा डी आर बाई डी टी प्लस आर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। इसी तरह dx बाई डी टी इजकल टू डी आर बाई डी टी कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, जिससे डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इजकल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर कॉस थीटा माइनस डी आर ओवर डी टी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी माइनस डी ओवर डी टी आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस आर साइन थीटा डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर। यह पीडीएफ नोट्स में कटा हुआ है थोड़ा सा, तो आप इसे आर साइन थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर पढ़िएगा, या डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इजकल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर कॉस थीटा माइनस डी आर ओवर डी टी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी माइनस डी आर ओवर डी टी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस
आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, या डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इजकल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर ओवर डी थीटा ओवर डी टी साइन थीटा समीकरण 3। इसी प्रकार डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर के मान की हम गणना कर सकते हैं। उसका मान आता है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर ओवर डी थीटा बाई डी टी कॉस थीटा समीकरण 4। यदि कण का त्वरण वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स आयोटा कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखा जाए तो ए एक्स इजकल टू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर व ए वाई इज इक्वल टू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। अतः कण का त्वरण इजकल टू वेक्टर ए इजकल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी की होल स्क्वायर इंटू आयोटा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा प्लस आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर ओवर डी थीटा बाई डी टी माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। अब आयोटा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इजकल टू यूनिट वेक्टर आर वे माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा इजकल टू थीटा कैप यूनिट वेक्टर थीटा कैप, जो आर की वेक्टर आर की लंबवत दिशा जिसे हम दिगंशी दिशा कहते हैं, एजीमुथल डायरेक्शन बोलते हैं, एकांक सदिश है। मतलब वेक्टर आर व वेक्टर थीटा कैप जो एकांक सदिश हैं वे एक दूसरे के लंबवत हैं। अतः ए वेक्टर ए इजकल टू ए आर वेक्टर आर प्लस ए थीटा वेक्टर थीटा कैप समीकरण 6, जहाँ ए आर इजकल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर समीकरण 7 व ए थीटा इजकल टू आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर ओवर डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी समीकरण 8 की। अतः कण पर लगने वाला बल एफ आर यूनिट वेक्टर आर इजकल टू एम इंटू ए वेक्टर ए, या एम ए आर यूनिट वेक्टर आर प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर थीटा कैप इजकल टू एफ आर यूनिट वेक्टर आर की, जिससे एम ए आर इजकल टू एफ आर समीकरण 9 व एम ए थीटा इजकल टू 0 समीकरण 10 की। इस तरह एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इजकल टू एफ आर समीकरण 11 व एम आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर ओवर डी थीटा ओवर डी टी इजकल टू 0 समीकरण 12। समीकरण 11 व 12 केंद्रीय बलों के अधीन गति की समीकरण कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हमें दो समीकरण प्राप्त होती हैं, समीकरण 11 व समीकरण 12। इन दोनों समीकरणों को हम केंद्रीय बलों के अधीन गति की समीकरण कहते हैं। इससे आगे हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज इतना ही। दोनों को पीडीएफ कॉपी निकाल के, इस लेक्चर की पीडीएफ कॉपी निकाल के उसमें जो मैंने करेक्शन आपको बोलकर बताए हैं उन करेक्शंस को कर लीजिएगा और फिर आप उन्हें पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।